हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। एक्चुअली दोस्तों, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी समय तक वीडियो नहीं बना सकता था। बट अब मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूं और अब आपको रेगुलरली मेरे इस चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका, ये प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, भले आपके स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। जैसे दोस्तों, अगर हम एमपीपीएससी के सिलेबस को देखें तो एमपीपीएससी में आपका जो प्री और मेंस का सिलेबस है, दोनों में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक, वही अगर बात किया दोस्तों यूपीएससी के सिलेबस की, तो यूपीएससी में इसके बारे में डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, पर यूपीएससी में जो आपका साइंस टेक का पेपर है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स। सो इसके अंदर दोस्तों आपको एआई भी पढ़ना होता है। क्लियर है? तो दोस्तों, आपका ये जो टॉपिक है एआई, इसके अंतर्गत हम बेसिकली किन किन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एआई की परिभाषा से, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि एआई क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। इसके बाद दोस्तों हम एआई का जो विकास हुआ है, तो इसके विकास की जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है इसके विकास क्रम का, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम एआई के प्रकारों के बारे में समझेंगे, यानी आपके जो टाइप्स हैं एआई के, वो कितने होते हैं, है ना। जैसे आपका रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं, आपका नैरो एआई क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, आपका जनरल एआई क्या होता है। सो ऐसे अलग अलग आपके आधार हैं जिनके बेसिस पर एआई का वर्गीकरण किया गया है। तो उन सभी प्रकारों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कि एआई के अंदर जो उपक्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिनको हम लोग सेपरेटली अलग अलग वीडियोज में समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो एआई है उसके कहां कहां पर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये बेसिकली आपका एक प्रकार का इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जिसमें मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि जो एआई है वो क्या है और इसका जो विकास क्रम का इतिहास रहा है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे आपके एआई के प्रकार हुए, आपके एआई के उपक्षेत्र हुए, इन पर मैं अलग अलग सेपरेटली वीडियोस तैयार करूंगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपके दो वर्ड आते हैं, आपके दो शब्द आते हैं। एक है आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, और दूसरा है आपका बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका इंटेलिजेंस वर्ड है, हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो आपका इंटेलिजेंस है यानी जो बुद्धिमत्ता है, इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक, देखिए, अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इंटेलिजेंस के अंदर जो उसका सबसे पहला पार्ट आता है वो है डेटा को रिसीव करने का या डेटा को कलेक्ट करने का। रिसीविंग ऑफ डेटा, डेटा को प्राप्त करना। क्या मतलब इसका? देखिए, अगर हम अपने मानव शरीर का एग्जाम्पल लें तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में कई सारे हमारे संवेदी अंग पाए जाते हैं। जैसे हमारी आंख हुई, नाक हुई, कान हुई, जीभ हुई, हमारी स्किन हुई। तो मानव शरीर के जो संवेदी अंग हैं दोस्तों, इनका क्या काम है? इन सभी का काम है डेटा को कलेक्ट करना, है ना। यानी हमारी जो आंख है, नाक है, कान है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो टंग है, जीभ है, ये सब क्या करते हैं? ये सब डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारी जो आंख है वो क्या करती है? वो विजुअल डेटा को कलेक्ट करती है। उसी प्रकार हमारे जो कान है वो क्या करते हैं? वो साउंड के डेटा को कलेक्ट करते हैं। हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो टेस्ट के डेटा को कलेक्ट करती है। सो आपकी जो इंटेलिजेंस के अंदर जो आपकी पहली स्टेप है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, वो किसका पार्ट है? वो है आपका डेटा कलेक्शन का, जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यानी डेटा को प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपकी जो अगली स्टेप आती है वो है आपकी डेटा प्रोसेसिंग की। इस स्टेप के अंदर दोस्तों जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उस डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। और ये प्रोसेसिंग करता कौन है? ये प्रोसेसिंग करता है आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग। बिकॉज अगर डेटा की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं।
आप जानते हैं कि हमारे शरीर के जो संवेदी अंग है, जैसे हमारी आंख हुए, नाक हुए, कान हुए, तो ये जो भी संवेदी अंग है ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्निकली हमको केवल डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हमको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचना प्रोवाइड नहीं कराते। जैसे अगर हम एग्जांपल लें अपनी आंख का, तो हमारी जो आंख है वो केवल हमको विजुअल डेटा प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो आपकी जो आंख है वो केवल उस ट्रक के विजुअल डेटा को कलेक्ट करेगी। आपकी आंख इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि वो जो विजुअल डेटा है वो किसी ट्रक का या किसी और चीज का, ठीक। और आप कहेंगे कि भाई हम तो जैसे अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सामने वाली चीज क्या है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि आपकी आंख जिस विजुअल डेटा को कलेक्ट कर रही है उस डेटा पर आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो उस डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। और जैसी प्रोसेसिंग होता है तो उस प्रोसेसिंग के आधार पर आपके माइंड को या आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, और वो समझ जाता है कि भाई सामने से जो विजुअल डेटा आ रहा है वो बेसिकली इसी ट्रक का पैटर्न है। क्लियर हो गया। सो ये दूसरी स्टेज किसकी है, दूसरी स्टेज है आपकी डेटा को प्रोसेस करने की, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगली जो आपकी स्टेप आती है इंटेलिजेंस के अंदर, वो है आपकी डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन या जो जानकारी आ जाती है, तो उस जानकारी में से जो भी आपके काम की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन यानी निर्णय लेते हैं। जैसे अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें ट्रक वाले, तो मान लीजिए अगर आपके सामने से ट्रक आ रहा है, तो जब ट्रक आएगा आपके सामने से तो आपकी जो आंखें हैं वो उस ट्रक का विजुअल डेटा कलेक्ट करेंगी। उसके बाद आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो इस विजुअल डेटा पर प्रोसेसिंग करेगा, जिसके आधार पर आपका माइंड समझ जाएगा कि भाई सामने से जो चीज आ रही है वो बेसिकली एक ट्रक का पैटर्न है। जैसे ही आपके माइंड के पास, आपके ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी सामने से जो चीज चली आ रही है वो एक ट्रक का पैटर्न है, वैसे ही आपका जो माइंड है वो आपको कई सारे विकल्प उपलब्ध करा देगा। जैसे एक विकल्प ये हो सकता है कि अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा सकते हो। एक दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो और बगल की लेन अगर खाली हो तो आप अपनी गाड़ी को दूसरी साइड पर मोड़ सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो आपको कई सारे विकल्प उपलब्ध करा रहा है, और उन विकल्पों में से आप एक विकल्प को चुनते हो। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय ले रहा है, ये चीज आप यहाँ पर कर रहे हो। क्लियर है। सो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी डिसीजन मेकिंग की। इसके बाद दोस्तों जो आपकी आखिरी स्टेप है वो है डू इट इन स्पेसिफाइड टाइम। यानी ये जितनी भी आपकी मैंने आपको ये जो तीनों प्रोसेस बताई, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों प्रोसेस आपके एक निश्चित समय के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आपके सामने से ट्रक आ रहा है और आप प्रोसेसिंग में ही लगे हुए कि जो आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, और जब तक आप निर्णय लेते उससे पहले पता चला कि ट्रक आपके ऊपर से निकल कर चला गया। ठीक है, तो जो भी आपकी जो प्रोसेस है ये क्या हो जानी चाहिए, ये आपकी एक निश्चित समय के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। जैसे हमारा जो माइंड है उसके अंदर ये सारी प्रोसेस कुछ सेकंडों के अंदर पूरी हो जाती है, और हम परिस्थितियों का विश्लेषण करके तुरंत निर्णय ले लेते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। अब ये जो इंटेलिजेंस है, तो मानव की बात की जाए तो हम लोगों में ये जो इंटेलिजेंस है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पर मशीनों में ये इंटेलिजेंस प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो जब आप मशीनों में इस इंटेलिजेंस को कृत्रिम रूप से डालने का प्रयास करते हो तो वही कहलाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी को बोलते हैं हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक। सो क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेसिकली कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम ऐसी मशीनें तैयार करते हैं जो मानव व्यवहार की नकल कर पाए। यानी कुल मिला के हम इंटेलिजेंट मशीन तैयार कर रहे हैं, हम बुद्धिमान मशीन तैयार कर रहे हैं, हम ऐसी मशीन तैयार कर रहे हैं जो मानव की तरह सोच पाए, समझ पाए, और अपने हिसाब से बिना किसी मानवीय आदेश के या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वो खुद से निर्णय ले पाए कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए। क्लियर हो गया। सो अगर इसी चीज को हमको परिभाषा के फॉर्म में बताना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत मशीनों में मानव जैसी बौद्धिक क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाता है ताकि मशीनें परिस्थितियों के अनुरूप
निर्णय ले सकें और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अथवा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपना कार्य संपन्न कर सकें। ठीक है, सो एआई क्या है? एआई के अंदर बेसिकली जैसे मानव में आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है, जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसी प्रकार एआई में मशीनों के अंदर कृत्रिम रूप से बौद्धिक क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो मशीनें हैं वो मानव के समान व्यवहार कर सकें। जिस प्रकार मानव परिस्थितियों का विश्लेषण करके निर्णय ले सकता है बिना किसी निर्देश लिए, उसी प्रकार जो आपकी एआई की मशीनें होती हैं वो भी परिस्थितियों के अनुरूप क्या करती हैं? विश्लेषण कर सकती हैं और उसके आधार पर निर्णय ले सकती हैं। और इसके लिए उनको किसी मानवीय आदेश या मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, और होती भी है तो बहुत ही न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस efforts are being made to develop human like intellectual abilities in machines so that machines can take decisions according to the circumstances and work without human order. Clear है? It includes technologies like machine learning, pattern recognition, big data, neural network, etc. इसमें क्या है? इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ एल्गोरिथम जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। अब ये तकनीकें क्या होती हैं इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो एआई क्या है, इसका एक मोटा मोटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि एआई का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो आपका एआई है इसका विकास किस प्रकार किया गया। देखिए, अगर एआई के इतिहास की बात की जाए तो जो आपका 1950 का वर्ष था, 1950 का आपका जो वर्ष था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वर्ष जो एलन ट्यूरिंग थे, आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट को प्रपोज किया, इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट को प्रस्तावित किया। इस ट्यूरिंग टेस्ट का मकसद बेसिकली इस बात का परीक्षण करना था कि जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, क्या वो मानव की तरह सोच सकती है या नहीं। तो बेसिकली इस टेस्ट के अंतर्गत जो एलन ट्यूरिंग थे उन्होंने इस बात को प्रस्तावित किया या उन्होंने इस बात को प्रपोज किया कि कंप्यूटर को इंटेलिजेंट तभी बोला जा सकता है या मशीनों को इंटेलिजेंट तभी बोला जा सकता है जब वो मानव व्यवहार की नकल कर पाए। ठीक है, तो ये आपका था ट्यूरिंग टेस्ट जो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद दोस्तों 1955 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता जॉन मैकार्थी, इन्होंने पहली बार इस शब्द को गढ़ा, कॉइन किया एआई को, और साथ ही उन्होंने एआई शब्द को परिभाषित भी किया कि एआई का क्या मतलब होता है। सो अकॉर्डिंग टू जॉन मैकार्थी, एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। जॉन मैकार्थी के अनुसार जो एआई है वो बुद्धिमान मशीनों को बनाने की, या बोला जाए बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने की साइंस और इंजीनियरिंग है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों 1961 में आपका एक रोबोट आता है जिसका नाम था यूनिमेड। बेसिकली ये आपका पहला इंडस्ट्रियल रोबोट था, या आपकी एक इंडस्ट्रियल आर्म थी जिसको जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में लगाया गया था, और ये मानव के समान सामान को उठाकर रख सकती थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1964 में एक चैट बॉट का विकास किया गया जोसेफ वाइजनबॉम द्वारा MIT में, जो मानव के साथ बातचीत कर सकता था, और इस चैट बोर्ड का नाम था एलिजा। इसके बाद दोस्तों 1966 में एक रोबोट का विकास किया गया जिसका नाम था शैंकी। ये पहला आपका जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट था जो अपने एक्शन के प्रति, या बोल सकते हैं जो अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक समय ऐसा आया जब आपका एआई का विकास कुछ समय के लिए ठहर गया, जिसे बोला जाता है एआई विंटर। उसके बाद दोस्तों 1997 यानी 1997 में एक कंप्यूटर आया जिसका नाम था डीप ब्लू। ये जो डीप ब्लू कंप्यूटर था ये बेसिकली एआई से युक्त था और ये चेस खेल सकता था। ये कैसा कंप्यूटर था? ये ऐसा कंप्यूटर था जो चेस खेल सकता था, और इसने उस समय के जो वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कास्परोव, उनको हरा दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1998 में सिंथिया ब्राजील नाम की एक कोई लेडी थी जिन्होंने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था किस्मेट। जो किस्मेट था ये आपका पहला ऐसा रोबोट था जो इमोशनली इंटेलिजेंट था, यानी ये ऐसा रोबोट था जो लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता था और उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त कर सकता था। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों 1999 में सोनी ने पहला अपना कंज्यूमर रोबोट पेट डॉग AIBO या AI रोबोट को प्रस्तुत किया। और उसके बाद 2002 में एक वैक्यूम क्लीनर आया जिसका नाम था रोम्बा। ये जो रोम्बा था ये आपका ऐसा वैक्यूम क्लीनर था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त था। ये एक प्रकार की ऑटोनोमस मशीन थी जो आपके घर में अपने आप इस बात को डिटेक्ट कर सकती थी गंदगी कहां पर है और उस गंदगी को सेंस करके वो उस गंदगी को साफ कर सकता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये आप जानते हैं कि 2011 में एप्पल कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट आया जिसका नाम था सिरी, जो कि आपका एक क्या है वॉइस इंटरफेस है जिसके माध्यम से आप इसके माध्यम से जो सिरी है वो आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है और आपके कहे अनुसार कार्य कर देता है। इसके बाद दोस्तों 2011 में IBM ने एक क्वेश्चन आंसरिंग कंप्यूटर का विकास किया जिसका नाम था वॉटसन। और ये जो वॉटसन कंप्यूटर था इसने एक टेलीविजन क्विज में भाग लिया जिसका नाम था जियोपार्डी और इस टेलीविजन क्विज में ये जीत गया लगभग $1 मिलियन का प्राइज। उसके बाद दोस्तों आता है 2014 में यूजेन बूस्टमैन एक चैटबॉट था जिसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया। उसके बाद इसी वर्ष दोस्तों 2014 में ही अमेजन कंपनी ने अपना इंटेलिजेंट वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा को इंट्रोड्यूस किया। एलेक्सा क्या है ये आप लोग जानते हैं, इसके ऐड वगैरह भी आप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक चैटबॉट टेको प्रस्तुत किया। साथ ही दोस्तों 2016 में जो डेविड हैंसन की कंपनी थी हैंसन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने एक सोफिया नामक रोबोट का विकास किया। ये जो सोफिया रोबोट था ये AI से युक्त रोबोट है और ये इस समय दुनिया का सबसे उन्नत सबसे एडवांस AI बेस्ड रोबोट माना जाता है जो कई प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर सकता है। इसके बाद दोस्तों 2017 में गूगल ने अल्फागो नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसने बोर्ड गेम गो में उस समय के जो वर्ल्ड चैंपियन थे की जेई उनको हरा दिया। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों और भी आपके डेवलपमेंट होते गए आपके AI के अंदर, जैसे दुबई पुलिस में एक रोबोट को शामिल किया गया जिसका नाम है रोबोकॉप। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार से आपका जो AI है वो डेवलप हुआ है। अब अगर बात की जाए देश के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, तो देखिए जापान वो पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहले इसकी ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। बेसिकली जो आपकी योजना थी 5th जनरेशन, इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद दोस्तों बाकी के देश भी इस क्षेत्र में आगे आए और इसके अंतर्गत ब्रिटेन ने इसके लिए एलबी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद दोस्तों यूरोपियन संघ के कुछ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित था। वहीं 1983 में कुछ निजी संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ बनाया जिसका नाम था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। क्लियर है। VLSI स्किल क्या होती है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कंप्यूटर की वीडियो में। सो कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो आपका AI है उसका विकास किया गया है। सो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं सेपरेटली आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।